नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के महामंथन की बात करते हैं। आज से दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ जेपी नड्डा अहम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के कामकाजों और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग लेंगे और मीटिंग में प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, जो जानकारी मिली है। तो बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री इस मीटिंग में पहुंचेंगे। फराह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। फराह, क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर मिल रही है? कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और क्या हलचल इस वक्त मीटिंग के लिहाज से? पहले था कि शूट करना है जी। देखिए, ये जो मीटिंग है ये बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी शासित जो जितने भी राज्य हैं वहाँ के सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब मौजूद होंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप भी देखिए, पूरी तैयारी है। ये आप भी जो है एक पर्सनल मूवमेंट के लिए निकल रहे हैं और उसके बाद सीधा इस बैठक में शामिल होंगे। ये जो बैठक है ये बीजेपी हेडक्वार्टर में होनी है और ये जो है BS संतोष और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। और इसके लिए जो है तमाम राज्यों से जो है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और देखिए, ये अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसमें PM भी शामिल होंगे। और आपको बता दूं कि जो मेन फोकस रहने वाला है वो ये है कि देखिए, अगले साल कई जगह पर विधानसभा चुनाव है, तो उसके लिए जो है वो रणनीति तैयार होगी। दूसरा, जो 8 सालों में जितने भी कार्य हुए हैं उनको लेकर भी देखिए ये सोचा जाएगा कि किस तरीके से जनता के आगे सामने रखना है। 2024 को लेके जो रणनीति है उसको तैयार किया जाएगा। तो तमाम अहम चीजें हैं। और देखिए, राज्य में क्या क्या काम हो रहा है, राज्य की समीक्षा, उन सारी चीजों पर भी विचार होगा। तो देखिए, तमाम राज्यों से जितने भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आ रहे हैं उन सब से बातें होंगी। तो ये अहम बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि देखिए 2024 के लिए बार बार ये माना जा रहा है कि एक ये महामंथन होगा। यहाँ पर सारे मुख्यमंत्री प्रेजेंट होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, PM होंगे, सारे अध्यक्ष जितने भी हैं सब बैठे होंगे और वो रणनीति करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम अगले साल की बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर तो देखिए कामकाज पर बात होगी, कैसे स्ट्रैटेजी करनी है पार्टी को और कैसे मजबूत बनाना है, क्या रणनीति रहने वाली है 2024 को लेकर। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत शुक्र। उत्तरकाशी में रात भर हुई बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे पर भारी मलबा और भूस्खलन होने से ये बंद हो गया, जिसके चलते यमुनोत्री हाईवे 3 जगह पर मलबा, पत्थर, पेड़ आने से बंद हो गया है। यमुनोत्री NH पर किसाला के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से हाईवे बंद हो गया है, जिसे लोक निर्माण विभाग और NH द्वारा खोला गया। हाईवे खुलने से फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर मार्ग में विशालकाय बोल्डर आ गया, जिसे हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बागेश्वर में अभी भी 6 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कई पेयजल योजनाएं बाधित हुई हैं। नैनीताल में हल्की बारिश से ही ओक लॉज इलाके में भूस्खलन हो गया। 200 मीटर पहाड़ी धंसाव होने से 7 नंबर के इस इलाके में खतरा बन गया है। भूस्खलन से 2 मकानों को नुकसान हुआ है, कई पर खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही 5 से 7 पेड़ भी गिरने से आबादी को खतरा बढ़ गया है। और अब कांवड़ियों की बात करते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर ये आ रही है कि कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार में लगातार पहुंच रहे लाखों कांवड़िए, इसके साथ ही हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर सिर्फ कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आ रहे हैं। 26 जुलाई तक कांवड़ मेला चलेगा।
हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के लिए बनाई गई सभी पार्किंग कांवड़ियों से पैक होने लगी है। दूसरे जिलों और प्रदेशों से कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ समय में कांवड़ यात्रा का चलन काफी बढ़ा है। डाक कांवड़ में एक बड़ी गाड़ी में 25 से 35 लोगों का ग्रुप कांवड़ लेकर जाता है। शिव भक्तों का ये ग्रुप 3 से 4 दिन हरिद्वार में रुकता है और इस बीच कांवड़िए खुद ही खाना बनाकर खाते हैं। और डाक कांवड़ में सारी टीम मिलके टाइम पहले बोले के इच्छा अनुसार करते हैं। हम 21 को आए और यहाँ से 25 को जल ढाके जाएंगे और हम 26 का वहाँ पे जल चढ़ाना है हमें। 25 तारीख की शाम को 4 बजे जल ढाएंगे हम। 4 बजे के बाद हम अपना दौड़ना शुरू करेंगे और बारी बारी से एक दूसरे को पास करेंगे और कम से कम 20-22 लोग दौड़ेंगे जो फील्ड में उतरेंगे, जो दौड़ेंगे राउस पे। 14 जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला अब अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 2 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार से कांवड़ लेकर रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बैरागी कैंप में लगभग अब फुल होने की स्थिति आ रही है। अच्छी बात यह है कि जो आ रहे हैं वो साथ साथ निकल भी रहे हैं। हरिद्वार में हजारों डाक कावड़ों पर बज रहे डीजे से धर्म नगरी शिवमय हो गई है। इस साल कावड़ मेले के अंतिम चरण में पैदल यात्री भी बराबर संख्या में चल रहे हैं, जबकि अंतिम 3 दिन डाक कावड़ का भी दबाव बढ़ने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हरिद्वार के कांवड़ मेले में अगले 3 दिन प्रशासन काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजरने वाला है, क्योंकि ये प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। कांवड़ मेला अपने अंतिम फेज में है और डाक कांवड़ की आमद भी बढ़ गई है। साथ ही डाक पैदल कांवड़ यात्रियों और डाक कांवड़ियों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एक बड़ा हादसा भी टल गया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो पॉलीथीन एक जो उलझता हुआ नजर आया, हेलीकॉप्टर के विंग से पुष्प वर्षा कर रहा था। यह हेलीकॉप्टर और पंखे से पॉलीथीन उलझती दिखी। शुक्रवार को हर की पैड़ी पर ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी और पंखुड़ी से लिपटने पर एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। अगर ये पॉलीथीन उलझ जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जो फिलहाल टल गया है। तस्वीरें आपके सामने। और चलिए अब आपको बताते हैं मणिकूट पर्वत पर उस शिवालय के बारे में, जहां पर सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से शिव भक्त अपने आराध्य यानी कि नीलकंठ धाम में पहुंचने लगे हैं। देखिए, पहाड़ और जंगल के बीच बसे स्थान पर भगवान शिव खुद विराजमान है। पौराणिक मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण कर तपस्या की थी और विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से वो नीलकंठ महादेव कहलाए। मणिकूट पर्वत पर भगवान शिव का पौराणिक नीलकंठ धाम है, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर पहुंचते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। नीलकंठ क्यों नाम कहलाया? जिस समय समुद्र मंथन हुआ 14 रत्न निकले, जैसे कि श्री रंभा, गज, अरुण, वरुण, गरराज, सभी रत्नों को सभी ने स्वीकार किया, मगर एक रत्न विष था। किसी ने नहीं स्वीकार किया तो देवों के देव महादेव के पास दिया गया। तो महादेव ने लेकर के इस पर्वत में आकर के उसका पान किया और उस विष को अपने कंठ में विराजमान कर लिया, तो उनका नाम नीलकंठ हुआ। नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा के लिए शिव भक्त बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इनका पहला पड़ाव होता है हरिद्वार, जहां हर की पैड़ी पर स्नान करके ये आगे ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम से शुरू होती है नीलकंठ महादेव की यात्रा, जो पैदल मार्ग से 12 किलोमीटर के राजाजी पार्क के घने जंगलों से होकर गुजरती है। सड़क मार्ग से ये रास्ता लगभग 24 किलोमीटर पड़ता है और सावन में प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं और महादेव के भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ कंठ भोलेनाथ का नीलकंठ इसीलिए नाम बोलते हैं कि विष पिया था जो यहाँ आके भोलेनाथ एकांत बैठ गए थे और यही स्थान पर कंठ
की आकृति में शिवलिंग है, उसी हिसाब से इनको नीलकंठ मानते हैं। हाँ, आत्मा संतुष्ट होती है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है प्रभु की कृपा से। अभी हम ऋषि यहाँ गंगा जी में नहान करके जल उठा के नीलकंठ महादेव पे जाएंगे, नीलकंठ महादेव को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर हरिद्वार से गंगा जल उठा के फिर अपने घर निकल जाएंगे। मान्यता है यहाँ पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण कर तपस्या की थी। विष के तेज जलन से भोलेनाथ को इस स्थान पर काफी शांति मिली थी। देवताओं के आग्रह पर इस स्थान पर भोलेनाथ ने शिवलिंग की उत्पत्ति की। तब से देव और मानव यहाँ आराधना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया है। जैसे कि थोड़ी ही देर पहले तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई कि पुष्प वर्षा कर रहे एक हेलीकॉप्टर की पंखे से पॉलीथीन उलझ गई। शुक्रवार का ये वीडियो है। पुष्प वर्षा की जा रही थी, लेकिन एक पॉलीथीन की वजह से हादसा हो सकता था, जो कि टल गया। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हिरन और तेंदुआ एक ही वाटर होल में साथ में पानी पीते हुए नजर आए, प्यास बुझाते हुए नजर आए। एक वाटर होल में 2 सांभर और एक गुलदार के साथ पानी पी रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें गुलदार को देखकर कोई डर नहीं रहा है। तीनों आराम से पानी पी रहे हैं। कॉर्बेट के अधिकारी इसे सामान्य बात बताते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर तीनों साथ में पानी पीते हुए नजर आए। देखिए, ये तो कॉमन बिहेवियर होता है। एक प्रे और प्रेडेटर की एक रिलेशनशिप है। तो ऐसी तस्वीरें बहुत कॉमन हैं। यही नहीं, और भी देश के विभिन्न नेशनल पार्क से या टाइगर रिजर्व से इस तरीके की विजुअल्स आते रहते हैं। देहरादून टोल प्लाजा पर शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सामान से भरा एक ट्रक फास्टैग लाइन पर बने कैबिन से टकरा गया। ट्रक के ठीक आगे एक हरियाणा नंबर की एसयूवी थी, जिसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। एक लड़की घायल हुई है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो काफ़ी डरा देने वाला है। जैसे अचानक से यह हादसा होता है, टोल प्लाजा पर ट्रक टक्कर मार देता है। तो देख सकते हैं आप कैसे ये हादसा होता है और अंत में ये ट्रक पलट जाता है। पहले टक्कर मारता है, उसके बाद ट्रक पलट जाता है। क्योंकि ये हादसा कितना भयावह है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक लड़की जो टोल प्लाजा का जो कैबिन है वहां पर मौजूद होती है, उसे बचाकर दूसरी लड़की बाहर लाती है। उत्तराखंड में दूसरे राज्य से काम करने आने वाले लोगों को अब अपने इलाके में स्थित पुलिस थाने में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर साथ जाना होगा। साथ ही एक एफिडेविट भी अपने बारे में देना होगा। दरअसल बाहरी राज्य के लोगों के आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता देखने को मिली है, लिहाजा पुलिस ने फरमान निकाला है। पुलिस के नए आदेश के बाद अब दूसरे राज्य से आने वाले मजदूर कई दिक्कतें होने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने 2 चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि एक तो उसे एफिडेविट देना होगा, क्योंकि वो झूठी सूचनाएं दे देता था और हम पे वेरिफिकेशन आता नहीं था। बहुत सारे स्टेट्स, खासकर ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल, बिहार, झारखंड, वहाँ से वेरिफिकेशन आता नहीं था। तो एफिडेविट देगा तो झूठा होगा तो हम उस पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अल्मोड़ा में सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय ने पीजी क्लासों के लिए ऑनलाइन पुस्तकों की व्यवस्था भी कर दी है और स्टूडेंट्स आवश्यकता के अनुसार इसे अब मंगा सकते हैं। कुलपति ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे स्टूडेंट्स घर से भी पीजी की तैयारी कर सकते हैं। तो ई पीजी पाठशाला करके है, तो उसमें भी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो बच्चे उसको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है हमारे पास, जो ई ग्रंथालय के रूप में हमने अपने जो एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू करीब 2 लाख किताबें उसमें डाली हुई है, तो हमारे बच्चे उसको एक्सेस कर सकते हैं।
पहाड़ में तेजी से कृषि खेत बंजर हो रहे हैं। धान्य फसलों में तो पिछले 5 सालों में 10,000 हेक्टेयर खेत बंजर हो गए हैं। कुछ किसानों ने अब नकदी फसलों की तरफ रुख किया है। पहाड़ों से पलायन और जंगली जानवर खेतों के बंजर होने का मुख्य कारण है। देखिए, अल्मोड़ा में साल दर साल गांव के गांव बंजर होते जा रहे हैं। धान्य फसलों के बाद सब्जी उत्पादन में भी कमी आई है। कुछ क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की फसलों में जरूर वृद्धि हुई है, लेकिन बारिश की कमी और पलायन की मार खेती पर पड़ रही है। जो एरिया कम हुआ है, कुछ कारण तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ा है और कुछ अपने जनपद से किसानों का मूवमेंट अन्य क्षेत्र में हुआ है, जिसकी वजह से कुछ धान्य फसलों का एरिया कम हुआ है। युवा पीढ़ी का तो फसलों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। युवा नौकरी की तलाश में मैदानों को पलायन कर रहे हैं, जिससे खेत बंजर हो रहे हैं और बुजुर्ग ही अधिकांश गांवों में खेती करते अब नजर आते हैं। गांव में बैल पालना आदमी ने कम कर दिया है, क्योंकि सब पलायन हो चुका है। गांव के उस खेती से उनके 6 महीने साल भर की आजीविका तो चलती है नहीं। सरकार ने किसानों के लिए दर्जनों योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र सिमटता जा रहा है। गांवों में चकबंदी नहीं होना और खेतों का बिखरा होना भी पलायन का कारण माना जा रहा है। इसके साथ ही जंगली जानवरों से भी कृषि से किसानों का मोह भंग हो रहा है। अब जरूरत है कि युवा पीढ़ी भी गांवों में खेती के साथ ही अन्य रोजगार भी करे, जिससे बंजर होते खेतों को रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पहाड़ों पर जंगली सुअरों और बंदरों से परेशान किसान अब भांग या फिर हेम्प की खेती से अपनी तकदीर संवार रहे हैं। पारंपरिक खेती को जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से खेत बंजर हो रहे हैं। अब इन खेतों को आबाद कर किसानों को व्यावसायिक खेती से जोड़ा गया। आमतौर पर नशे के लिए बदनाम भांग पहाड़ में रोजगार का जरिया बन रहा है। भांग एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। सीमित मात्रा में कई दूसरी औषधियों के साथ मिलाकर इसका उपयोग कई बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। भांग के रेशों से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं और लगभग हमारे उत्तराखंड में तो हर जगह भांग होती है, लेकिन इसको लीगल तरीके से सरकार भी करे और हमारे लोग इसके गलत नज़रिए से न देखे कि ये नशे वाली चीज़ है, रोजगार की तरफ बढ़े तो हमारे लोगों को बहुत काफ़ी रोजगार मिल सकता है इससे। भांग की खेती के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इसके उपयोग से करीब 5,000 उत्पाद बनाए जाते हैं। बागेश्वर में फिलहाल 3 लोगों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। काफ़ी प्रोडक्ट जो है तैयार किए जाते हैं, बाई प्रोडक्ट जो है तैयार किए जाते हैं और किसानों की जो है इससे अच्छी आमदनी होगी और जो जनपद में जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उसमें जो है खेती की जाए तो और अच्छा। भांग की खेती से बेरोजगारी का तंज झेल रहे बागेश्वर के किसानों की तकदीर बदल डाली है। पारंपरिक खेती छोड़ भांग की फसल उगाने वाले किसान अब सालाना लाखों रुपए की इनकम की उम्मीद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में राशन गोदाम के निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक आमने सामने आ गए। आरोप ये है कि पूर्ति निरीक्षक ने निरीक्षण की कार्रवाई में सहयोग न करते हुए गोदाम के अभिलेख दिखाने से इनकार कर दिया। निरीक्षण की कार्रवाई में सहयोग न मिलने पर एआरओ आरती भट्ट ने गोदामों को सील कर दिया। एआरओ भट्ट ने बताया कि प्रथम दृष्टि में अनियमितताएं नजर आई। सर, ऐसा है कि मुझे कुछ दिन पहले विक्रेताओं की शिकायत मिली है, ये राशन तोड़कर नहीं लिया जा रहा है, घटतौले की संभावना है। इसी के चलते मैं निरीक्षण करने, तो रूटीन निरीक्षण होते ही है, मैं उसी शिकायत के उस पर रूटीन निरीक्षण करने ज्ञानसू गोदाम आई थी, लेकिन जी ने मेरे साथ कॉपरेट नहीं किया है। नहीं, डीओ साहब ने ये लेकिन निरीक्षण के लिए मना। डीओ साहब ने कहा कि मेरे आदेश होंगे, मेरे आदेश के बिना निरीक्षण नहीं। आपने अभिलेख दिखाने से मना किया है? नहीं, अभिलेख मना नहीं किया। अभिलेख डीओ साहब ने कहा कि अभिलेख मुझे दिखाएं। तो निरीक्षण अधिकारी को अपना गोदाम दिखाना चाहिए सबको, जो निरीक्षण अधिकारी हैं, सेक्शन निरीक्षण अधिकारी हैं। तो अभी रिपोर्ट जो सब फाइनल सबमिट करेंगे। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में एक अविवाहित नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद मां और बच्चे दोनों की जिला अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पेट दर्द की शिकायत पर नाबालिग की मां उसे लेकर जिला अस्पताल आई थी। परिजनों ने डॉक्टरों से भी नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी छुपाई और नाबालिग की मां ने बिना डॉक्टरों की जानकारी के शौचालय में डिलीवरी करवा दी।
जिसके बाद नाबालिग ने जिला अस्पताल में रात को ही दम तोड़ दिया। सुबह जब सफाई कर्मी शौचालय की सफाई कर रहे थे तब मृत नवजात के बारे में उन्हें पता चला।